औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज का आपका लेक्चर चैप्टर नंबर 2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सिलेबस से सॉलिड स्टेट आज शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 12 आपका चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि पिछला जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने लिक्विड स्टेट कंप्लीट की थी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन, 3 टॉपिक्स थे जो कि हमने कंप्लीट किए थे। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट इन चैप्टर नंबर 2। ये डेफिनेशन आपको पहले भी मैं लिखवा चुका, पढ़ा चुका कि भाई एक ऐसी सख्त और मजबूत शय जिसको अपना डेफिनेट शेप भी होगा, जिसको अपना डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा किसी खास टेम्परेचर पे, उसको आप सॉलिड स्टेट कहोगे। फॉर एग्जांपल वुड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ETC, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। बेटा अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से बात की जाए तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं, फिर वो पार्टिकल्स एटम्स की सूरत में हो, आयंस की सूरत में हो या मॉलिक्यूल्स की सूरत में हो, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। As compared to liquids and gases, the solid particles are firmly held together, tightly held together by means of very strong attractive forces. And due to the presence of those strong interatomic, intermolecular or interionic forces, the solid particles cannot move. जैसे randomly motion होता है particles का gases में या liquids में, solid particles में उस तरह का translational motion, random motion नहीं होता। solid particles एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, सिर्फ अपनी mean position पे रहते हुए थोड़ा बहुत vibratory motion होता है solid particles में, बाकी translational motion या rotational motion solid particles में बिल्कुल नहीं होता। However, अब सॉलिड पार्टिकल्स में ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं है, रोटेशनल मोशन तो नहीं है, मगर वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, और वो वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल एनर्जी तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो तक भी रहती है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो तक कोई चीज़ भी गैस या लिक्विड नहीं रहती, तमाम चीज़ें आते आते सॉलिड हो जाती हैं। तो देयर इज सम वाइब्रेशनल मोशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इवन नियर एब्सोल्यूट जीरो। So this is the introduction about the solids and the arrangement of solid particles. Now I am going to start the topic behavior of solids, यानी solids की मुख्तलिफ properties पे बात होगी। बेटा solids को जब आप कंपेयर करते हो गैस या लिक्विड से, तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा तरतीब के साथ जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो सॉलिड्स में है। और अगर यही बात गैसेस के बारे में की जाए तो लोवेस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर जो अरेंजमेंट का है वो गैसेस में है, बेतरतीबी का शिकार है सॉलिड गैसेस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, और यहाँ पर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा तरतीब के साथ जुड़ी हुई है। और ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल चीज़ है कि नेचर ने सॉलिड्स को एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दी हुई है। अब अगर बिहेवियर पे पहली प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी पे बात हो, दबने की सलाहियत, तो आपके सामने ये मार्कर मैंने सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है, सॉलिड है, इसको अगर मैं दबाना चाहूँ तो इतनी जान, इतनी ताकत मेरे हाथों में नहीं है कि मैं इसको दबा सकूँ। सो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नियरली ज़ीरो, नॉट एब्सोल्युटली ज़ीरो, नियरली ज़ीरो, तकरीबन ना होने के बराबर आप सॉलिड्स को दबा सकते हो। रीज़न क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि सॉलिड पार्टिकल्स में इतनी मजबूत कशिश वाली कुव्वत है, इतनी मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कि उनके दरमियान बाकी जो अनफिल्ड स्पेस बचता है वो ना होने के बराबर। ये देखें, मैंने आपके सामने सॉलिड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की हुई है, बनाई हुई है। सॉलिड्स में आप देखो पार्टिकल्स के दरमियान बाकी जो अनफिल्ड स्पेस बचता है वो ये मामूली सा बचता है। अब इतना मामूली सा अनफिल्ड स्पेस होने की वजह से आप जितना भी जोर लगा लो, आपको सॉलिड्स को दबाने में, कंप्रेस कराने में बड़ी दिक्कत पेश आनी है, बड़ी मुश्किल पेश आनी है। सो इनकी कंप्रेसिबिलिटी को कहा जाता है कि इट इज़ नियरली ज़ीरो। सो ड्यू टू दिस रीज़न द डेंसिटी, अब क्योंकि पार्टिकल्स मजबूती के साथ जुड़े हुए, लिहाजा सॉलिड्स की डेंसिटी एज कंपेयर टू गैस और लिक्विड बहुत ज़्यादा, बहुत हाई। मैक्सिमम डेंसिटी सॉलिड्स में, मिनिमम डेंसिटी गैसेस में,
क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का रिलेशनशिप बनता है इनवर्स। यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा, गैसेस में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। सो सबसे कम डेंसिटी गैसेस में, सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स में। सो एज अ रिजल्ट सॉलिड्स अब इतनी मजबूत कुव्वत के साथ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हुई है, सॉलिड्स को आप दबाते चले जाओ, जोर लगाते चले जाओ, दे कैन विदस्टैंड, बर्दाश्त करने की सलाहियत है कंसिडरेबल एक्सटर्नल स्ट्रेस, यानी जितना जोर आप दोगे, जितनी इनकी बर्दाश्त होगी, ये वो जोर बर्दाश्त करेंगे। अगर आपका लगाया हुआ जोर इनकी बर्दाश्त से बढ़ गया तो बिलाखिर एक कड़क की आवाज़ आनी है और इनको टूट जाना है, क्रैक हो जाना है, डिफॉर्म हो जाना है। सो सॉलिड्स कैन विदस्टैंड कंसिडरेबल एक्सटर्नल स्ट्रेस ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर इन दी सॉलिड पार्टिकल्स। बेटा डिफॉर्मिटी अगली प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी पे अभी मैंने बात की कि आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो सॉलिड्स के ऊपर और सॉलिड पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ जाएं, डिसलोकेट हो जाएं, यानी सॉलिड का शेप ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए, अगर मैं इसको ज़ोर लगाता चला जाऊं और मेरे हाथों में इतनी ताकत हो, इतनी जान हो कि मैं इसको ज़ोर लगाते लगाते तोड़ दूं, तो इसका मतलब इसमें डिफॉर्मेशन हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई। कह रहा है सॉलिड्स आर शैटर्ड और डिफॉर्म्ड बाय हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, बहुत ज़्यादा दबाव जब सॉलिड्स पे पड़ेगा तो सॉलिड्स का शेप खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उनकी शक्ल खराब हो जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि कुछ पार्टिकल सॉलिड्स के अपनी जगह से हट जाएंगे, अपनी जगह छोड़ जाएंगे। अब ये एक फिगर आपकी किताब में बनी हुई है, वही फिगर मैंने यहाँ पे बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई सॉलिड्स पे जब बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई होगा, नतीजे में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ जाएंगे। अब यहाँ पर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट थी पार्टिकल्स की, यहाँ आप देखो ये शैटर्ड फॉर्म में आ गए पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स आगे कुछ पीछे हो गए, ये डिसलोकेट हो गए पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह से, तो ये डिफॉर्मिटी को शो करता है, डिफॉर्मेशन है। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन और डिफ्यूजिबिलिटी। अब देखो डिफ्यूजन का दारोमदार मैं शुरू से बताता हुआ आपके पास आपको आया हूं कि दो चीजों पर, एक मॉलिक्यूलर मोशन और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैसेस में मॉलिक्यूलर मोशन सबसे ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर डिफ्यूजन की सलाहियत सबसे ज़्यादा थी। लिक्विड्स में वही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम था एज कम्पेयर टू गैस, मॉलिक्यूलर मोशन भी स्लो हो गया था एज कम्पेयर टू गैस, लिहाजा लिक्विड्स का जो डिफ्यूजन था वो गैसेस से भी कम था। अब चूंकि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना होने के बराबर रह गया और मॉलिक्यूलर मोशन भी, ट्रांसलेशनल मोशन खत्म हो गया, रोटेशनल मोशन खत्म हो गया, सिर्फ जरा सा वाइब्रेटरी मोशन बचा, लिहाजा सॉलिड्स में डिफ्यूज होने की सलाहियत सबसे कम, सबसे स्लो रेट के साथ जो डिफ्यूजन होगा वो सॉलिड्स में होगा, और इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड्स दैट इज वेरी 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 स्लो। बहरहाल डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता है और वो डिफ्यूज होने की सलाहियत जो सॉलिड्स में है वो है ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन दी सॉलिड्स। ये चंद प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज थी जिस पे हमने बात की। आगे दो और प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग और सब्लिमेशन, उन पे बात करने जा रहे हैं। Dear students, continuing my topic behavior of solids, I have reached the fourth property of solids which is called melting or fusion. बेटा melting को अगर मैं define करता हूँ तो मैं कहता हूँ the conversion of a solid substance into liquid। किसी भी solid को आप liquid में change कराओ, कैसे? जब आप उस solid को heat करो।
So heating a solid will result its conversion into liquid, and this phenomena, this property of solids is called melting or fusion. In terms of kinetic molecular theory, अगर मैं melting को explain करूं तो मैं कहूँगा जब भी आप किसी solid को heat करोगे तो upon heating the vibrational energy of the solid particles goes on increasing. अब solid particles जो इस तरह से vibrate कर रहे होते हैं, जैसे जैसे solid गर्म होता जाएगा ये वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी। अब ये वाइब्रेटरी मोशन बढ़ते 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 इतना बढ़ जाए कि सॉलिड्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हों वो उधड़ना शुरू हो जाएं, खुलना शुरू हो जाएं और सॉलिड अपने आप को लिक्विड में चेंज कर जाए। इस अमल को आप मेल्टिंग कहते हो या फ्यूजन कहते हो। सो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीजेस until at a particular temperature, एक मखसूस दर्जे हरारत जो कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, वहां पहुंचते पहुंचते कुछ सॉलिड पार्टिकल्स अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़वा के अलग हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को, इस प्रोसेस को आप नाम दोगे मेल्टिंग और फ्यूजन। बेटा लास्ट प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स में सब्लिमेशन। अब याद रखिएगा मेल्टिंग जो होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स में, और नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑल नॉन वोलेटाइल एंड दे गो ऑन मेल्टिंग, दे गो थ्रू मेल्टिंग प्रोसेस। सब्लिमेशन जो होती है वो होती है वोलेटाइल सॉलिड्स में, और वोलेटाइल सॉलिड सारे के सारे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनमें नेचर ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट हो। तो सब्लिमेशन उन चंद सॉलिड्स में, वो चंद सॉलिड्स जिनको हीट किया जाए तो वो डायरेक्टली अपने आप को चेंज कर दें वेपर्स में यानी गैस स्टेट में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। अपने आप को लिक्विड फेज में भेजने की बजाय डायरेक्ट गैस फेज में चले जाएं, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में। इस प्रॉपर्टी को आप, इस प्रोसेस को आप मेल्टिंग का, इस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन कहोगे, और ऐसे सॉलिड्स को आप वोलेटाइल सॉलिड्स कहोगे। अब कुछ सॉलिड्स जिनके वोलेटिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस इसका कमर्शियल नेम है, ये आपका वोलेटाइल सॉलिड है, गर्म करोगे डायरेक्ट वेपर में चला जाएगा गैस में। आयोडीन हो गया, सॉलिड है, गर्म करोगे डायरेक्ट वेपर फेज में जाएगा। नेफ्थलीन हो गया, इसी तरीके से कैम्फर हो गया। ये जितने नाम मैंने लिखे सारे के सारे वोलेटाइल सॉलिड्स हैं, सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो कि वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं आपको सब्लिमेशन जो है नजर आएगा, जबकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स में जो कि आयोनिक नेचर के कंपाउंड्स हैं उनमें आपको मेल्टिंग का प्रोसेस नजर आएगा। तो ये फर्क है, ये आयोनिक कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी होगी और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी होगी। ये आपका बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक की अगर बात की जाए बेटा तो आपका अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। और आपको पता है कि सॉलिड्स को हम दो मेन टाइप्स में, दो मेन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा कहलाता है अमॉर्फस सॉलिड्स। याद रखिएगा बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सारे के सारे कुदरती तौर पे मिलते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, फिर वो पार्टिकल्स एटम्स हों, आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड 3 डायमेंशनल नेटवर्क में, एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होती है। अब चूंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऑर्डरली मैनर में है, एक मखसूस तरतीब के साथ पार्टिकल्स रखे होते हैं, लिहाजा हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपना एक मखसूस मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड से अलग होता है। So these crystalline solids melt at a particular temperature, at a particular melting point. Every crystalline solid has its own sharp, fixed and definite melting point. So those significant properties, crystalline solid ki, the particles are arranged in a definite, in a fixed geometrical pattern, and due to the orderly or fixed geometrical pattern arrangement of particles, they possess fixed melting points, sharp melting points. ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गया। अब हम बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स पे।
Dear students, as far as the classification of solids is concerned, the second type of solids is called amorphous solids. याद रखिएगा, amorphous solids are the artificially made substances which are man made also. इंसान जो artificially चीज़ें बनाता है वो तकरीबन सारी की सारी amorphous solids हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि crystalline solids तकरीबन सारे के सारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी कुछ मिसालें भी मैंने लिखी थी। डायमंड था, ग्रेफाइट था, तमाम किस्म के मेटल्स थे, एलम यानी फिटकरी थी, इसी तरीके से शुगर था, कॉमन सॉल्ट था। ये सारी एग्जांपल्स हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में दी थी। अमॉर्फस जो वर्ड है बेटा, इसका पहला लेटर ए मीन्स नो और विदाउट, while morph means shape or form. So the whole term amorphous means no shape, no form, or without shape, without form. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या था? एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट था एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में था, एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न में था। यहाँ पे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होगी। पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, they are not arranged in a fixed geometrical pattern, rather they are disorderly arranged, बेतरतीबी का शिकार होते हैं। अब इस disorderly arrangement की वजह से, बेतरतीबी की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कभी भी फिक्स नहीं होते, कभी भी शार्प नहीं होते। ये हमेशा जब जब मेल्ट करोगे अलग ही मेल्टिंग पॉइंट दिखाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं होता, जबकि हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड या शार्प होता है अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड प्योर हालत में हो तो। अब आपको बेटा अमॉर्फस सॉलिड्स की मैं मिसालें दे दूं। ग्लास यानी शीशा, आपको पता होना चाहिए कि ग्लास इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मेड इन द इंडस्ट्री, जो कि इंसान इंडस्ट्री में, कारखाने में बना रहा है, आर्टिफिशियली मेड है। प्लास्टिक्स भी इंसान इंडस्ट्री में बनाता है, इंडस्ट्री में बनती हैं। इसी तरीके से रबर हो गया, ये भी इंडस्ट्री में बनता है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर आर्टिफिशियली मेड सब्सटेंसेस व्हिच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री, व्हाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑल द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। बेटा अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहा गया? यानी एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जो कि फ्रीज हो, सॉलिडिफाई हो, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना आए, क्रिस्टलाइजेशन ना करे, सो दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। बेटा जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में चंद बुनियादी फर्क पे अगर बात हो, बेसिक डिफरेंसेस पे बात हो, तो मैं बात करने जा रहा हूं डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। पहला फर्क पार्टिकल्स की ज्योमेट्री यानी अरेंजमेंट का फर्क। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डेफिनेट या फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होती। दे डू नॉट हैव द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। दूसरा फर्क मेल्टिंग पॉइंट्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चूंकि डेफिनेट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, लिहाजा इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प या फिक्स्ड। अमॉर्फस सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज नहीं होते, डिसऑर्डरनेस का शिकार होते हैं, लिहाजा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कभी एक नहीं होगा, कभी शार्प या फिक्स नहीं होगा, चेंज होता रहेगा हर बार। तीसरा पॉइंट क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। बेटा क्लीवेज मीन्स टूट जाना, ब्रेक हो जाना। क्लीवेज की पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि किसी भी बड़े क्रिस्टल को चोट मारो, वो बड़ा सा क्रिस्टल टूटे और उसमें से छोटे छोटे से क्रिस्टल बने, और वो जितने भी क्रिस्टल उस बड़े क्रिस्टल के टूटने के नतीजे में बने उनका शेप आइडेंटिकल यानी सेम हो। सो द ब्रेकिंग ऑफ अ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप, यानी एक ही शेप के क्रिस्टल प्रोड्यूस हो एक बड़े क्रिस्टल को तोड़कर, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लीवेज। और जिस डायरेक्शन में, जिस प्लेन पे आप क्लीवेज करोगे, तोड़ोगे सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, उस प्लेन को कहा जाता है क्लीवेज प्लेन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लीवेज या क्लीवेज प्लेन बनेगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स
चूंकि क्रिस्टल प्रोड्यूस ही नहीं करते, उनमें क्रिस्टल अरेंजमेंट होती नहीं है, लिहाजा अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट शो क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। वहां पर क्लीवेज होगा, क्लीवेज प्लेन बनेगा, यहां पर क्लीवेज प्लेन नहीं बनेगा क्योंकि क्लीवेज ही नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, the fourth difference between crystalline and amorphous solids is the anisotropy and isotropy. बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी इनमें होती है। अब ये एनिसोट्रॉपी है क्या कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, जैसा कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वगैरह वगैरह, ये हर डायरेक्शन में आपको डिफरेंट मिलेंगे। बहुत सिंपल सी मिसाल, इंटर में आपने ग्रेफाइट पढ़ा था, जब आपने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कार्बन के पढ़े थे तो आपको याद दिलाता चलूं, ग्रेफाइट में आपने पढ़ा था कि भाई इसमें से कंडक्शन होती है करंट की, मगर वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक डायरेक्शन में हो रही है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो रही, तो ये प्रॉपर्टी इनकी कहलाएगी एनिसोट्रॉपी। So crystalline solids are anisotropic, means their physical properties are different in all the directions. मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मुख्तलिफ नजर आएंगी। तो ये आपकी एनिसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी। दूसरी जगह आप अमॉर्फस सॉलिड्स में देखोगे तो दे आर आइसोट्रॉपिक, यानी इनमें अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है तो वो हर डायरेक्शन में सेम है, अगर नहीं है तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अकर करे, मौजूद हो, तो हर डायरेक्शन में हो, नहीं हो तो ना हो, ये कहलाती है आइसोट्रॉपी। सो बेटा जी, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक व्हाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक। और बेटा जो आखिरी पांचवा फर्क, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सिमेट्री बनेगी, अमॉर्फस सॉलिड्स में सिमेट्री नहीं बनेगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस इनको जिस एंगल से, जिस जाविये से देखोगे आपको एक से नजर आएंगे। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपीयरेंस आपको यहाँ से भी सेम नजर आएगा, इनका अपीयरेंस आपको इस एंगल से भी सेम नजर आएगा, इनका अपीयरेंस आपको इधर से भी सेम नजर आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट आपको डेफिनेट या फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न में मिलेगी। सो दे हैव सिमेट्री। इनमें चूंकि पार्टिकल्स डिसऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बेतरतीबी का शिकार होती है, लिहाजा हर डायरेक्शन में इनका लुक, इनका अपीयरेंस डिफरेंट बनेगा। सो दे हैव अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दे डू नॉट हैव सिमेट्री, व्हाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव दी सिमेट्री। तो ये पांच मेजर डिफरेंसेस थे। ज्योमेट्रिकल शेप का फर्क था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, अमॉर्फस सॉलिड्स में पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं था। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिक्स या शार्प थे, अमॉर्फस सॉलिड्स में फिक्स या शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लीवेज और क्लीवेज प्लेन बनेगा, अमॉर्फस सॉलिड्स में क्लीवेज और क्लीवेज प्लेन नहीं बनेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपी शो करेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपी शो करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सिमेट्री होगी, अमॉर्फस सॉलिड्स में सिमेट्री नहीं होगी। ये आपके डिफरेंसेस हो गए बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। अब बात होगी आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म पे। Dear students, now we are going to discuss the property of isomorphism and polymorphism. बेटा सबसे पहली बात ये कि आइसोमॉर्फिज्म हो या पॉलीमॉर्फिज्म हो, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होंगी, अमॉर्फस सॉलिड्स में इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। आइसो मीन्स सेम, मॉर्फ मीन्स शेप या फॉर्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो खूबी, वो खासियत जिसकी वजह से दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपको नेचर में एक जैसे क्रिस्टल का शेप बनाते हुए नजर आए, यानी कंपाउंड अलग अलग मगर उनके क्रिस्टल के शेप से एक से सेम, तो वो कंपाउंड आपस में कहलाएंगे आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स और उनकी ये प्रॉपर्टी कहलाएगी आइसोमॉर्फिज्म। मिसाल के तौर पे सोडियम फ्लोराइड एक अलग कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग कंपाउंड है, दोनों के क्रिस्टल का शेप आपको क्यूबिक मिलेगा। तो ये जो पेयर हुआ कंपाउंड्स का, ये आपस में आइसोमॉर्फस हुआ। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट एक डिफरेंट कंपाउंड है,
सोडियम नाइट्रेट एक डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों के क्रिस्टल का शेप ट्राइगोनल बनता है, ट्राइगोनल शेप के क्रिस्टल प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपस में आइसोमॉर्फस हुए। इसी तरीके से तीसरा पेयर मैंने लिखा हुआ है जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट का, इन दोनों के क्रिस्टल का शेप आपको ऑर्थोरोम्बिक मिलेगा, लिहाजा ये दोनों कंपाउंड्स भी आपस में आइसोमॉर्फस हुए। बेटा आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे बात की जाए तो सबसे पहली बात, चूंकि कंपाउंड्स अलग अलग हैं लिहाजा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। ना केमिकली ये रिजेंबल करेंगे ना फिजिकली रिजेंबल करेंगे, सिर्फ एक चीज कॉमन है कि दोनों के शेप आपस में, क्रिस्टल शेप आपस में एक जैसे हैं, बाकी मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, डेंसिटी अलग होगी, बाकी तमाम की तमाम फिर सॉल्युबिलिटीज अलग होंगी, इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन जो वो करेगा उसके केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होंगे। नंबर 2, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस के एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। बेटा एम्पेरिकल फार्मूला आपने पढ़ा था, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को कहते हैं। सोडियम फ्लोराइड में भी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम सेम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम सेम है, तो ये आपस में एम्पेरिकल फार्मूला सेम दिखा रहे हैं। इसी तरीके से सोडियम नाइट्रेट में 113, कैल्शियम कार्बोनेट में भी 113, इसी तरीके से जिंक सल्फेट में 114, nickel sulfate भी 114, so simplest ratio of atoms remain same in the isomorphous substances, यानी इनके empirical formula same। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इनको थोड़ा सा समझने वाली बात है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करोगे तो इनके जो क्रिस्टल बनेंगे वो भी मिक्स्ड बनेंगे, दे फॉर्म मिक्स्ड क्रिस्टल्स when their solutions are mixed। अब मिसाल के तौर पे एक ही बर्तन में आपने कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन भी बनाया और आपने सोडियम नाइट्रेट भी इसी में डिसॉल्व करके एक साथ दोनों के सॉल्यूशंस आपने बनाए एक ही कंटेनर में, और फिर उस मिक्स्ड सॉल्यूशन को जिसमें दोनों कंपाउंड्स का सॉल्यूशन था शामिल मिक्स था, आपने हीट किया। हीट करने पर पानी इवेपोरेट हो जाएगा और आपको आखिर में दोनों ही कंपाउंड्स के क्रिस्टल मिक्स नजर आएंगे, तो दे फॉर्म मिक्स्ड क्रिस्टल्स व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। नंबर 4, दे हैव द एबिलिटी ऑफ ओवरग्रोथ। बेटा आप ये समझिएगा, अब मिसाल के तौर पे ये मैंने सॉल्यूशन बनाया सोडियम फ्लोराइड का और इसमें मैंने किसी डोरी से, धागे से, रस्सी से मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टल हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, टांग दिया। उसके बाद मैंने इसको हीट किया। जब मैंने सॉल्यूशन को हीट किया तो पानी इसमें से इवेपोरेट होता चला जाएगा। जो पानी इवेपोरेट होता चला जाएगा सोडियम फ्लोराइड के छोटे छोटे से क्रिस्टल मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बड़ा सा क्रिस्टल टंगा हुआ था उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। इस एबिलिटी को कहते हैं एबिलिटी ऑफ ओवरग्रोथ। अगर यही बात इस तरह से की जाती, सॉल्यूशन मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता, क्रिस्टल सोडियम फ्लोराइड का होता, तो उल्टा काम होना था, सोडियम फ्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते, जमना शुरू हो जाते। इस एबिलिटी को कहते हैं एबिलिटी ऑफ ओवरग्रोथ। तो ये जनाब आइसोमॉर्फिज्म और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज। अब आपने देखा आइसोमॉर्फिज्म में कंपाउंड्स अलग अलग थे, क्रिस्टल का शेप सेम था। पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड एक होगा, क्रिस्टल के शेप एक से ज्यादा। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स शेप या फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो खूबी, वो खासियत जिसकी वजह से एक ही कंपाउंड आपको नेचर में एक से ज्यादा क्रिस्टल शेप में नजर आता हो, आपकी ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कहलाएगी पॉलीमॉर्फिज्म, और वो कंपाउंड कहलाएगा पॉलीमॉर्फस कंपाउंड। मिसाल के तौर पे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपको नेचर में दो तरह के क्रिस्टल बनाता हुआ नजर आएगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का शेप ट्राइगोनल हुआ तो इसको कहा जाता है कैल्साइट, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का शेप ऑर्थोरोम्बिक हुआ तो इसको कहा जाता है अरागोनाइट। तो कैल्साइट
अरागोनाइट, दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम है, दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स हैं। फर्क है तो क्रिस्टल के शेप में, कैल्साइट के क्रिस्टल का शेप ट्राइगोनल, जबकि अरागोनाइट के क्रिस्टल का शेप ऑर्थोरोम्बिक। लिहाजा हम कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट इज अ पॉलीमॉर्फस कंपाउंड। सो बेटा, आज हमने आज के लेक्चर में सॉलिड स्टेट स्टार्ट की, हमने बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स पढ़े क्लासिफिकेशन में, हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंसेस पढ़े, हमने आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म किया। अब बाकी एक या दो टॉपिक बचते हैं सॉलिड स्टेट में, हमारा चैप्टर मुकम्मल होने पे आ गया। इंशाल्लाह अगला जो आपका लेक्चर होगा इसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट करके मैं आपको थर्ड चैप्टर की इंट्रोडक्शन शुरू कराऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।